हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है वो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। और जैसा कि आज आप देख सकते हो भाई कि 5 अंक की क्लास है ये। मतलब कि एक क्लास में आपके 5 अंक कन्फर्म हो जाएंगे, इससे कम आएंगे नहीं। अगर इस क्लास को कंप्लीट कर लिए तो 5 नंबर आपके आने पक्के हैं। इसी टॉपिक से जो इसमें 3 टॉपिक को मैंने मिक्स किया है। समावेशी शिक्षा में 3 टॉपिक होते हैं, तो इन्हीं टॉपिक से आपका जो एग्जामिनर है सीटेट में 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है। और ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन बी है, जो कि मैं एक क्लास में ख़त्म करने वाला हूँ। इसके बाद कल से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होगा। ठीक है। वॉइस कैसी आ रही है एक बार कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और साथ में वीडियो शुरू करने से पहले आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ में उन दोस्तों के साथ में, उन साथियों के साथ में शेयर कर देंगे जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों ने सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जिससे क्या है, आपको लाइव वीडियो जो डेली वीडियो हम लोग लाते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहेंगे। और सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने कल बोला था कि आपकी कल से एसएसटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन साथ में मैंने बोला था कि कल अगर नहीं हो पाए तो परसों हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। इसलिए हम लोग पीपीटी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हो सकता है कल से स्टार्ट आपकी एसएसटी की क्लास हो जाए। ठीक है। 5 अंक आज की क्लास से आपके तैयार हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि आज की जो क्लास होने वाली है इसमें 50% प्लस आपको पुरानी नॉलेज से, जो मैंने 1 से लेके 14 क्लासेस जो ली हैं आपकी, 1 to 14 क्लासेस ली हैं मैंने, जो 14 टॉपिक आपको कराए हैं, उन्हीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपको ये टिपिकल नहीं लगेगा, हार्ड नहीं लगेगी क्लास, बहुत ही ईजी क्लास होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। येलो रखते हैं आज, दिखेगा येलो कलर। ठीक है, दिखेगा, चल जाएगा। तो पहले देखते हैं भाई, ये है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन और इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वंचित एवं सुविधाहीन बालक, जिन्हें बोलते हैं डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बाल जो होते हैं बच्चे, और अधिगम अक्षमता एवं दिव्यांगता, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्प्रायरमेंट्स, इम्पायरमेंट, सॉरी। ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे मेधावी एवं क्रिएटिव एवं विशिष्ट बालक, टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड बालकों के बारे में पढ़ेंगे। इन लोगों की समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों समावेशी शिक्षा के बारे में 2 लाइन आप लोग यहाँ पे नोट कर लो कि समावेशी शिक्षा अर्थात समान शिक्षा। कोई भी हो, बच्चा वंचित वर्ग से आया हो या सुविधाहीन बालक हो, अधिगम सीखने में जैसे प्रॉब्लम होती हो, या कोई हैंडीकैप बच्चा हो, कोई होशियार बच्चा हो, सृजनशील हो, या विशिष्ट बालक हो, इन लोग को हमें समावेशी शिक्षा देनी है, अर्थात समान शिक्षा देनी है, एक ही क्लास में देनी है। इनके साथ में कोई भेदभाव नहीं करना है। यही समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं, भाई जैसे हैंडीकैप बच्चे हैं तो भाई उनको जिस हिसाब से हैंडीकैप बच्चे हैं उनको उस हिसाब से शिक्षा देनी। तो बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। और बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग करना ये गलत होगा आपका। बस इतनी सी है, बाकी इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, पहला आता है वंचित एवं सुविधाहीन बालक। क्या है ये? तो ये है कि हर कक्षा में, सॉरी, कक्षा में हर बच्चा एक अलग पृष्ठभूमि से आता है। अर्थात जो बच्चा है वो एक जगह से तो नहीं आता, जिस जगह से आता है, जो समाज, जो माहौल होता है, कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन
इसमें टॉपिक के अंदर है, तो फिर से हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। कोई गाँव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई गरीब परिवार से आता है, कोई अमीर परिवार से आता है, ये क्या है? ये अलग-अलग पृष्ठभूमियाँ हैं, ठीक है? तो पृष्ठभूमि से आता है समावेशी शिक्षा का पहला नियम है कि विविधता को समस्या नहीं, बल्कि समृद्ध संसाधन माना जाए। अब इसका मतलब क्या है? विविधता अर्थात विभिन्नता, ये जो अलग-अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये विविधता है। तो इसे समस्या नहीं माननी चाहिए एक शिक्षक को, इसे एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का जो बिहेवियर है, जो भाषा है, जो संस्कृति, वो अलग-अलग होगी। तो अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे! एक बच्चा अलग भाषा बोलता है, दूसरा बच्चा अलग भाषा बोलता है। तो ऐसा इसको समस्या नहीं माननी, इसको बल्कि संसाधन मानना है। जैसे किसी बच्चे ने किसी शब्द को अपनी भाषा में अन्य नाम से बुलाया, तो उसके बारे में आप पूरी क्लास को बताओगे कि जैसे एक शब्द को अन्य भाषाओं में अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस तरीके से हम लोग बताएँगे। इसे संसाधन के रूप में जानना हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्योंकि बच्चे अगर अलग-अलग भाषा पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग-अलग भाषा बोलते हैं, तो क्या होगा? एक-दूसरे से वो सीखेंगे, तो इनसे क्या बच्चों का ही ज्ञान बढ़ेगा। बात करते हैं विविध पृष्ठभूमि की, ठीक है? तो कक्षा में भाषा, संस्कृति, धर्म, लिंग एवं सामाजिक और आर्थिक स्थिति और शारीरिक शारीरिक मानसिक योग्यताओं में भिन्नता का होना, ये क्या है? विभिन्न पृष्ठभूमि। ऐसी पृष्ठभूमि जहाँ पे एक अलग भाषा, दूसरा बच्चा है उसके यहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। संस्कृति दोनों में परिवर्तन है, धर्म दोनों के अलग हैं। लिंग में कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। कहीं के समाज आस-पास का वातावरण अलग है, किसी का अलग है। कोई शारीरिक और मानसिक, किसी की शारीरिक योग्यताएँ अलग हैं, किसी की मानसिक योग्यताएँ अलग हैं। तो ये सभी में भिन्नताएँ होती हैं। कोई भी 2 बच्चे क्या है समान नहीं होते हैं। तो इसलिए ये विविध पृष्ठभूमि में ये सारे बच्चे आते हैं, जिनकी भाषाएँ अंतर होता है, संस्कृति में अंतर होता है, धर्म में अंतर होता है, लिंग में अंतर हो सकता है, समाज जो आस-पास का वातावरण है उसमें अंतर हो सकता है, आर्थिक स्थिति में अंतर हो सकता है, शरीर में अंतर हो सकता है, मानसिक योग्यताओं में अंतर हो सकता है। तो ये क्या है विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे। दूसरा आपका पॉइंट है शिक्षक को विविधता का उत्सव मनाना चाहिए, ना कि इसे शिक्षण में बाधा मानना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि विविधता को समस्या नहीं मानना, इसे एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए क्योंकि अलग-अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आएँगे तो वो आपस में कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपको उन बच्चों को सिखाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए इसे उत्सव के रूप में मानना चाहिए, इसे कोई बैरियर नहीं मानना है। दूसरा पॉइंट है आपका वंचित और सुविधाहीन समूह। वंचित और सुविधाहीन समूह, वंचित मतलब जिन कई लाभों में जैसे वंचित रह जाते हैं लोग, कई लाभ नहीं मिलते, ऐसे बच्चे। वे बच्चे जिन्हें ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों से समाज के मुख्य प्रभाव और बुनियादी अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से दूर रखा गया। अब ये है क्या ऐतिहासिक, सामाजिक? इतिहास अर्थात इसका अर्थ होगा कि जो पहले हिस्ट्री में चीज़ें हैं कि भई कुछ निम्न वर्ग के लोगों को भई बहुत सारी सुविधाएँ नहीं मिलती थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। सॉरी। या सामाजिक जो है कहीं सामाजिक समाज ने जो बना दिए हैं वर्ग, निम्न वर्ग के हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के अधिकार नहीं होते थे। या जो गरीब लोग हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार या स्वास्थ्य का या अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं होता था। तो इस चक्कर में क्या है वो शिक्षा या स्वास्थ्य और पोषण में उन्हें दूर रखा गया है। ये क्या है वंचित और सुविधाहीन समूह में आते हैं। जैसे कि इनका वर्गीकरण कुछ ऐसा होता था, जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित में क्या आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी जिन्हें हम कहते हैं अल्पसंख्यक गरीबी रेखा से नीचे। जिनका राशन कार्ड होता है पीला वाला बीपीएल बोलते हैं ना, बीपीएल वाली फैमिली जो होती है जिनको अनाज मिलता है, राशन मिलता है, वो। और भौगोलिक रूप से वंचित, जैसे ऐसी जगह पर रहने वाले जहाँ पे पहाड़ियाँ हों, आने-जाने में दिक्कत हो,
रेगिस्तान हो, झुग्गी झोपड़ियाँ हों या स्लम्स में रहने वाले बच्चे जो हैं, इन ये आते हैं भौगोलिक रूप से वंचित, क्योंकि इन्हें भी आने-जाने में दिक्कत होती है। इनको भी समाज बेसिक शिक्षा में समान अधिकार है। तीसरा है आपके लैंगिक रूप से वंचित, जैसे कि लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर। जैसे कि पहले क्या होता था और अभी भी क्या है, कई क्षेत्रों में जो है लड़कियों को माना जाता है कि लड़कियां जो है वो सिर्फ घर का कामकाज संभालने के लिए होती हैं, पढ़ाई और शिक्षा का इनका अधिकार नहीं है, या ट्रांसजेंडर का भी शिक्षा का अधिकार नहीं है। कई ऐसे पिछड़े इलाके अभी हैं, या पहले भी कई ऐसे इलाके होते थे। जबकि हमें क्या करना है, हमें लड़कियों और ट्रांसजेंडर को भी लड़कों के जैसे ही समान मानना है, उन्हीं की जैसे शिक्षा देनी है। विशेष परिस्थिति वाले बच्चे, अर्थात जो बच्चे अनाथ होते हैं, या जो बच्चे जिनको ऐसी स्थिति होती है घर की कि उन्हें छोटे में ही बाल श्रमिक मतलब छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें उसी छोटी अवस्था में काम करना पड़ जाता है परिवार चलाने के लिए या पेट पालने के लिए, या शरणार्थी, या जैसे कि कहीं युद्ध लग गया है और एक देश से दूसरे देश में बच्चे पहुंच गए, तो ऐसे शरणार्थी लोग या सॉरी बच्चे ही आएंगे, या एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पलायन करने वाले बच्चे। ठीक है। वंचित और सुविधाहीन बालकों की मुख्य चुनौतियां, अब इनकी चुनौतियां क्या होती हैं? हमें तो देखो ना, समान शिक्षा देना है, इनको भी अधिकार वही है। सॉरी, आज एक तो कफ है। तो शिक्षक के लिए यह समझना अनिवार्य है कि इन बच्चों को कक्षा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब शिक्षक ये समझ पाएगा कि भाई बच्चों को क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब शिक्षा उसी हिसाब से शिक्षा देगा। देखने में तो वही समझ में नहीं आएगा, फिर भावों को समझना पड़ेगा। जैसे कि एक है भाषाई बाधा। कुछ बच्चों की जो है भाषा अलग होती है, कोई मातृभाषा बोलता है, उसकी घर की भाषा अलग होती है, राष्ट्रभाषा अलग होती है, या जिला स्तर की भाषा अलग होती है, लेकिन बच्चे की गांव से आया है तो उसकी गांव टाइप की भाषा, कुछ शब्द समझ में भी नहीं आते हैं। तो ये भी क्या एक बाधा है बच्चे को समझने में भी और समझाने में भी, जो भाषा है। दूसरा है सांस्कृतिक अलगाव। भाई अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं। तीसरा है रूढ़िवादिता व हीन भावना। मतलब रूढ़िवादिता मतलब जो हमने समाज ने बना के जो रूढ़िवादिता रखी है कि भाई लड़के हैं तो ये काम कर सकते हैं, लड़कियां हैं ये काम नहीं कर सकती हैं। हीन भावना कि लड़कियां छोटी हैं, लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो ये भी क्या एक बाधा है। बालकों के जाए यहाँ पे बच्चों को कर लो, वंचित बच्चों की मुख्य चुनौतियां। ठीक है? यहाँ पे बच्चों का लिख लो। ठीक है? यहाँ पे बच्चों को लिख लेना। पहला है भाषा के बारे में बात करेंगे, जो भाषाई बाधा है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मातृभाषा है घर की भाषा जिसे बोलते हैं और विद्यालय की भाषा में अंतर होता है। जैसा कि बच्चा घर पर क्षेत्रीय या मातृभाषाएं बोलता है, जबकि स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग होता है कि भाई अरे कैसा है, गांव टाइप का बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, अच्छे से बोलो। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये बाधा होती है, क्योंकि बच्चा एकदम से नहीं समझ पाता और ना समझा पाता है। दूसरा है सांस्कृतिक अलगाव। जैसे पुस्तकों में उदाहरण केवल उच्च या मध्यम वर्ग की संस्कृति के होते हैं, जिससे वंचित वर्ग के बच्चे खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। इसलिए हमें क्या है, पाठ्यक्रम क्यों ऐसा रखा जाता है जिसमें समान रूप से संस्कृति का चित्रण हो या विवरण हो, जिससे बच्चा भी उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। तीसरा है पूर्वाग्रह और हीन भावना। पूर्वाग्रह अर्थात पहले की जो रूढ़िवादिता चली आ रही है कि भाई ऐसे समाज के लोगों को अधिकार इस चीज़ का नहीं है, लड़कियों को अधिकार इस चीज़ का नहीं है, तो यह हीन भावना है एक तरीके से। तो समाज या शिक्षकों की नकारात्मक अपेक्षाओं के कारण, नकारात्मक अपेक्षाएं मतलब कि ये लड़की है तो ये पढ़ नहीं पाएगी, ये लड़की है मैथ में पीछे रह जाएगी क्योंकि ये लड़की है। तो ये क्या नकारात्मक अपेक्षाएं हैं के कारण बच्चे की यह धारणा बन जाती है कि हम नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं करना है। जैसे आप कक्षा में हो और अगर किसी ने बोल दिया कि आप जो है सीडीपी नहीं सीख पाओगे,
आपको कुछ नहीं आता, आप सीडीपी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो कहीं न कहीं आपकी भी एक धीमे-धीमे एक ऐसी भावना बन जाएगी कि आपको लगेगा कि हम नहीं सीख सकते सीडी। ऐसा नहीं करना है किसी भी शिक्षक को, ऐसी हीन भावना नहीं रखनी है। ना जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है भई कि ये लोग सीख सकते हैं, अच्छे वर्ग के लोग सीख सकते हैं, उच्च वर्ग के लोग सीख सकते हैं, लड़के सीख सकते हैं, लड़कियाँ नहीं सीख सकती या निम्न वर्ग के लोग नहीं सीख सकते हैं, तो ऐसी हमें भावना नहीं रखनी है। तो जो हीन भावना है, ये भी कहीं न कहीं एक बाधा है। समझ में आ गया तीनों बाधाओं के आपके? अब बात करते हैं अधिगम अक्षमता एवं दिव्यांगता। इनसे भी क्या है, बच्चा कुछ सीखने में दिक्कत होती है, ये लर्निंग डिफिकल्टीज है। जैसे पहले है आपका क्षति। क्षति क्या है? क्षति जो है कि जैविक या शारीरिक स्तर पर अंग की हानि। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, पता चला कोई पैर छोटा है, बड़ा है या कोई शरीर का कोई अंग नहीं है, तो ये क्या जैविक जन्म लेते ही, और शारीरिक स्तर पे ही ये क्या है, अंग की हानि है। तो ये भी कहीं न कहीं सीखने में एक अक्षमता है कि बच्चे स्कूल जाने में या लिखने में कहीं न कहीं दिक्कत होगी ना बच्चे को। दूसरा है अक्षमता, कार्य करने की क्षमता में कमी या बाधा। जैसे कार्य कर रहे हो, कोई जल्दी थक जाता है या किसी को सुनने में दिक्कत होती है, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, तो ये अक्षमता है कार्य करने की। देखने में कमी होती है, लिखने में दिक्कत आती है, तो इससे क्या है, अक्षमताएँ हैं ये। हैंडीकैप, जैसे हैंडीकैप अर्थात किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई भी चोट-वोट की वजह से कोई हैंडीकैप हो जाता है, जैसे कि किसी का पैर नहीं होता, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की उँगली नहीं होती या कोई इंटरनल इंजरी टाइप की होती है, जो चलने में दिक्कत होती है, तो ये लोग भी आ जाते हैं। ठीक है? अब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहला है आपका एम्पावरमेंट, क्षति। क्या है ये? तो शरीर के किसी अंग या ऊतक की संरचना, जो कार्य प्रणाली है, ऊतक से आपका शरीर बना है, तो कार्य प्रणाली में शारीरिक या जैविक क्षति होना, जैसे कि आँख की नस खराब होना, जिससे बच्चे की नज़र कमज़ोर होना, इस तरीके के एग्ज़ाम्पल होंगे, जैसे कि हाथ-पैर छोटा होना, ठीक है? अब क्या है अक्षमता, क्षति के कारण दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों को, जैसे कि किसी की आँख की नस खराब है, सुनने में देखने में दिक्कत है, किसी की कान में सुनने में दिक्कत है या बंद पर्दे के साथ में ही पैदा होते हैं कई सारे बच्चे। तो ये जो क्षति है, इन क्षति के कारण जो दैनिक जीवन में सामान्य कार्यों को करने में असमर्था होती है, वो क्या है अक्षमता। जैसे आँख की नस खराब होना है, तो अगर आप ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा, अगर आप उसे देखोगे तो आपको देखने में समस्या होगी, आपको साफ नहीं दिखाई देगा। या आपके कान में सुनने में कोई दिक्कत है, तो टीचर कुछ बोलेगा तो आपको नहीं सुनाई देगा। अगर आपको बोलने में कोई दिक्कत है और अगर आप टीचर से कहोगे, बोलने में जो दिक्कत है वो क्या है? क्षति है। लेकिन अगर आप टीचर से कुछ पूछोगे तो ये क्या अक्षमता है, ठीक है? जैसे ठीक से ना देख पाना या ठीक से ना बोल पाना या ठीक से ना सुन पाना, ठीक है? तीसरा है आपका हैंडीकैप्ड। जब पर्यावरण में सुगमता ना होने के कारण व्यक्ति समाज में भाग नहीं ले पाता। जैसे कोई बच्चा व्हीलचेयर पे चलता है या कोई बच्चा बैसाखी से चलता है, वो क्या है? हैंडीकैप्ड है, या कोई लाठी पकड़ के चलता है या कोई छड़ी पकड़ के होते हैं, वो चलते हैं। तो हैंडीकैप्ड में क्या है, अगर उनके हिसाब से कोई समाज आस-पास का ना हो, वातावरण आस-पास का ना हो, आस-पास का स्कूल ना हो, टॉयलेट वगैरह ना हो, तो उन्हें क्या आने-जाने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो हैंडीकैप की बाधा है। जैसे रैंप ना होने के कारण व्हीलचेयर का इमारत में ना जा पाना। ठीक है? अब है मुख्य अधिगम अक्षमताएँ। ये जो हैं मुख्य अधिगम अक्षमताएँ हैं और ये आपको ये पूछ लेंगी और ये बात याद रखना कि सारी जो अक्षमताएँ हैं, वो तंत्र से संबंधित होती हैं, न्यूरोलॉजिकल विकार होते हैं। सारी अधिगम अक्षमताएँ। क्वेश्चन में किसी भी अक्षमता का नाम ले दे, डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है या डिस्प्रैक्सिया है, हर एक अक्षमता डी है, ऐसे कर तो ये है जो भी है सारी अक्षमताएँ क्या है? न्यूरोलॉजिकल विकार हैं।
कभी भी कोई सा भी एग्जाम ना पूछ ले, तो आपको कोई सा ही पूछे कौन सी है, उसमें तो आपको अगर तीनों ऑप्शन हो तो तीनों, एक दिया हो तो एक, क्योंकि सारी जो है वो न्यूरोलॉजिकली ही बेकार है। अधिगम क्षमताएं तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल विकार हैं। ये बच्चे के औसतन या उच्च बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई का सामना करते हैं। है क्या? अब अधिगम अक्षमताएं कितने प्रकार की हैं देखते हैं। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज कितने प्रकार की हैं? एक है आपका डिस्लेक्सिया, लेक्सिया। दूसरा है डिस्ग्राफिया। तीसरा है आपका डिसकैलकुलिया। और चौथा है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्लेक्सिया अर्थात पढ़ने में जो दिक्कत होती है वो होती है। डिस्ग्राफिया लिखने में जो दिक्कत आती है वो होती है। डिसकैलकुलिया जोड़ घटाव में जो दिक्कत आती है वो होती है। डिस्पेरेक्सिया जैसे हाथ साथ कपते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। जैसे हाथ कपना है, चलने में दिक्कत, पकड़ने में दिक्कत, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। डिस्लेक्सिया अर्थात पठन विकल्प, पढ़ने में दिक्कत। जैसे मान के चलो एक लक्स साबुन है और लक्स को लैक्स बोल रहे हो, लॉक्स बोल रहे हो, लॉक्स बोल रहे हो, तो बस यहीं से याद रखना कि लक्स को लॉक्स बोलना अर्थात पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और ये क्या होगा? ये है डिस्लेक्सिया। अक्षरों को उल्टा पढ़ना, जैसे बाज को सौ पढ़ना, बी को डी पढ़ना, छह को नो पढ़ना। तो पढ़ते समय शब्दों को छोड़ देना, जैसे समझ में ही नहीं आ रहा तो बच्चा छोड़ देगा। धारा प्रभाव पढ़ने में कठिनाई, धीमे धीमे रुक रुक के पढ़ना, तो ये क्या है? डिस्लेक्सिया की समस्या है ये। अब इसमें आपको शिक्षण रणनीति अपनानी है कि जो भी बच्चा जो है अगर वो डिस्लेक्सिया से ग्रसित है तो उसे कैसे पढ़ाना है। तो उसके लिए आपको बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेंसरी अप्रोच को अपनाना होगा, जिसमें विजुअल देखने वाली चीजें या बोलने वाली चीजें या हाथ से करने वाली चीजों को अपनाना चाहिए। जैसे बड़े फॉन्ट की प्रिंट सामग्री रखेंगे तो बच्चे को थोड़ा साफ समझ में आएगा। ऑडियो बुक से अगर पढ़ाएंगे बच्चे को तो सुनाई देगा, वो उसे समझ में आएगा। जिस बच्चे को दिक्कत पढ़ने में है तो उसे देखने और सुनाने के तरीके में गौर किया जाए। दूसरा है आपका डिस्ग्राफिया। ग्राफ हम लोग कहाँ पे बनाते हैं? पेन से बनाते हैं ना। तो ये क्या है? पेन से जो लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं, इसको आपको याद करके समझ लेना कि ग्राफ क्या बनाना है। ग्राफ को बनाना है, वो हम पेन से लिखेंगे या पेंसिल से बनाएंगे तो ये क्या है? लेखन प्रॉब्लम है, लिखने में दिक्कत आती है। डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, जैसे कि सुंदर और स्पष्ट न लिख पाना। जैसे राइटिंग बहुत खराब होती है, इतनी खराब होती है, अगर वो छोटा बच्चा आ बना रहा है तो उससे इतना अस्पष्ट बनाएगा कि समझ में ही नहीं आएगा, ऊपर नीचे कर देगा, या आ का जो एक वो गोला होता है उसको छोटा कर देगा, या दूसरे को बहुत बड़ा कर देगा, या बहुत छोटा कर देगा। इस तरीके की समस्या आएगी। पेंसिल पे क्या है? खराब पकड़ होगी, वो अक्षरों का आकार असमान होगा, एक जैसे अक्षर नहीं होंगे, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, इस तरीके के होंगे। और लिखते समय हाथ में दर्द भी होता है, और बर्तनी की जो गलतियां जो स्पेलिंग हैं वो कहीं ना उनमें भी गलतियां होती हैं। तो डिस्ग्राफिया अर्थात जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है वो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। अब इनकी शिक्षण रणनीति कैसे होनी चाहिए कि आपको उनको पढ़ाना है कैसे, किस रणनीति से पढ़ाना है। जैसे कि टाइपिंग करके, बच्चे को पेंसिल पकड़ने में, पेन पकड़ने में दिक्कत है तो टाइपिंग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके, या बोलने जैसे टेक्स्ट में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का यूज करके। जैसे कि आजकल है हर जगह पे, आप लोग यूट्यूब हो कुछ भी हो, आप बोलते हो वहां पे लिख के आ जाता है। इन सारी चीजों का प्रयोग करना है, और जो लेखन है, लेखन के लिए अधिक समय देना है। और कापियां ग्रेड वाली होनी चाहिए, जैसा ऐसा लाइन होती है ना, ऐसे लाइन लाइन होती है, फिर इस तरीके की लाइनों के बीच में बच्चों को लिखना होता है। तो इस तरीके की ग्रेड वाली कापियां होनी चाहिए जो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया नाम सुन के ही आपको कैलकुलेटर की याद आ रही होगी। तो बस कैलकुलेटर क्या काम करता है? जोड़ घटाने का। तो बस यही है जहां पे बच्चे को
जोड़ घटाने, गुणा गुणज के चिन्ह में भ्रम हो, अंकों को याद करने में समस्या है, जिनको मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड समस्या हो, वो बच्चा जो है डिस्कैल्कुलिया से प्रभावित है। तो गणितीय चिन्हों में भ्रम, अंकों को याद रखने या गिनने में समस्या, घड़ी और दिशा को समझने में कठिनाई वाले बच्चे, ये इनकी पहचान है। जिन बच्चों को गणित के चिन्हों को समझने में दिक्कत होती है, अंकों को याद करने में दिक्कत होती है, समय देखने में दिक्कत होती है, दिशा को समझने में दिक्कत होती है, ये जो बच्चे हैं वो डिस्कैल्कुलिया से कहीं न कहीं ग्रसित होते हैं। इन बच्चों को आपको मूर्त शिक्षण सामग्री के ज़रिए पढ़ाना है। जैसे कि मूर्त अर्थात वो सामग्रियाँ, मूर्त का मतलब होता है जिन वस्तुओं को या जिन सामग्रियों को हम छू सकें और देख सकें। जैसे अबेकस हो गया आपका, ब्लॉक हो गया, जैसे ब्लॉक में रखते हैं ना 1, 2, 3 ऐसे बड़े-बड़े प्लास्टिक के खिलौने टाइप के अक्षर होते हैं। कैलकुलेटर का उपयोग हो गया, या आस-पास की व्यवहारिक जो ज्ञान है वो हो गया, खेल आधारित गणित हो गई। इससे बच्चों को सिखाना है। तीसरा है आपका डिस्प्रैक्सिया, गतिक समन्वयकल। डिस्प्रैक्सिया अर्थात प्रेस का नाम तुम्हें याद आ रहा होगा, तो समझ लो कि प्रेस करते समय हाथ हिलना, कोई भी काम करते समय बच्चा अच्छे से उस हाथ हिलना या अच्छे से नहीं पकड़ पाए, ये क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। ये सूक्ष्म गतिक कौशल, जहाँ पे क्या है, बच्चे की जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल के बारे में, फाइन मोटर स्किल्स के बारे में मैं पहले विकास में पढ़ा चुका हूँ आपको। तो उन चीज़ों में उसे दिक्कत आती है। जैसे कि जूते के फीते बाँधने, बहुत धीमे-धीमे बाँधेगा या हाथ कँपेंगे या बंध ही नहीं पाएगा। अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा उँगलियों का। शर्ट के बटन लगाना, उँगलियों का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। कैंची से काटना, नहीं अच्छे से कर पाएगा। गेंद को पकड़ना, नहीं पकड़ पाएगा अच्छा। तो ये जो पहचान है, वो है डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों की। अब इनको पढ़ाना कैसे? तो इनके जो महीन कार्य होते हैं, जहाँ पे छोटी मांसपेशियों से काम करने वाले कार्य होते हैं, तो इनकी वो बारीक शारीरिक कार्यों में सहायता करना। बड़ी ग्रिप वाले पेन, पेंसिल देना, जिससे वो पूरे हाथ का, उँगलियों के साथ में हाथ का भी यूज़ कर सकें। ऐसे कार्य करवाना, ठीक है? अब बात करते हैं न्यूरो डेवलपमेंट विकार, ये क्या है? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या है ये? पहला आता है आपका अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ज्यादातर एग्जाम में इसका शॉर्ट नाम पूछता है एडीएचडी। इसको यहाँ पे अति क्रियाशीलता, मतलब बच्चा एक ऐसा है, अगर आप चाहो कि उसे एक काम में उलझा दें तो नहीं, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता। मतलब एनर्जी एक तरीके से है उसके अंदर। इंतजार नहीं कर पाएगा, वेट नहीं कर पाएगा, धैर्य रखना नहीं आता ऐसे बच्चों को। क्रियाशीलता से अति क्रियाशीलता, कुछ बार करने का, कुछ भी नेक में कर देगा, इंतजार नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कर देगा। ऐसा बच्चा कि जैसे कक्षा में पढ़ा रहे हो आप और कई सारे बच्चे बैठे हो, तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, क्या पता है, किसी बच्चे को पीछे से थप्पड़ ही मार दे। जिस बच्चे को थप्पड़ मारा, अगर वो आपसे शिकायत करेगा, आप मना करोगे बच्चा ऐसा नहीं करना, तो कहता थोड़ी देर बाद फिर से थप्पड़ मार दो उसी बच्चे को। इनके अंदर कंट्रोल नहीं होता है। जो एडीएचडी से ग्रसित होते हैं, इन बच्चों के अंदर कंट्रोल नहीं होता है। ये बच्चे जो है एक जगह देर तक ध्यान नहीं टिका पाते हैं, अत्यधिक चंचलता होती है, मतलब कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहेंगे, बिना सोचे समझे काम करना है, अपनी बारी का इंतजार ना कर पाना है। ऐसे बच्चे की ये पहचान है, जिसको एडीएचडी से ग्रसित होता है। अब इनको करना क्या है? तो इन्हें जो है, इन्हें पढ़ाना कैसे है? इन्हें जो भी कार्य देना है, वो लंबे कार्यों को छोटे-छोटे खंडों में। अगर आपने कह दिया भाई इतना पूरा लिख के आओ, तो बच्चा लिख ही नहीं पाएगा, वो उलझन हो जाएगा, वो आज छोड़ हटाओ। अगर थोड़ा-थोड़ा दोगे तो वो करेगा, क्योंकि उससे इतना इंतजार नहीं होगा, पूरे लिखने का इंतजार नहीं होगा। लचीला और कम व्याकुलता वाला कक्ष का माहौल, जो लचीला हो बिल्कुल उसके हिसाब से, वो कम व्याकुलता वाला हो, जो भी ये बराबर चलता रहे, वो उलझा रहे कहीं न कहीं। और शारीरिक गतिविधियों के लिए बीच-बीच में ब्रेक देना। जैसे कि बच्चे को बीच-बीच में उठा देना, खाना-पीना, थोड़ा आने-जाने के लिए, तो इससे क्या है, वो एक जगह सारे काम करते रहेगा, नहीं तो वो बैठ ही नहीं पाएगा एक जगह पे, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा ऊट-पटांग, ठीक है?
तो ये जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर धैर्य की रखने की क्षमता नहीं होती, वो जो है एडीएचडी से प्रभावित होते हैं। जो भी सारे विकार हैं वो याद रखना, वो सारे न्यूरोलॉजिकल विकार होते हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको सारे ही विकार जो है न्यूरी न्यूरोलॉजिकल विकार होते हैं। अब है ऑटिज्म स्वालीनता। क्या है ये वो होता है जैसे कि हम कह सकते हैं भाई, जो बच्चे ना बोलने में झिझकते हैं, क्लास में ज़्यादातर क्या करते हैं, वो बच्चे सबसे पीछे बैठते हैं कि भाई सर मुझे ना उठा दें, नज़रें छुपाते हैं दूसरे से, और व्यवहार को क्या बार-बार दोहराते हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो ऑटिज्म या स्वालीनता से प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपका है सामाजिक संप्रेषण, सोशल कम्युनिकेशन, मतलब लोगों से शर्माते हैं, नज़रें नहीं मिला पाते हैं, तो इसमें लोगों से बातचीत करने में कठिनाई होती है। नज़रें मिलाने से ना डर लगता है, ये बचते हैं, छुपते हैं, पीछे क्लास में जाएँगे, एक-दूसरे के पीछे छुपेंगे। एक ही व्यवहार को बार-बार दोहराना, कुछ कह दिया, फिर से वो कह दिया, क्या पता एक हाथ से कुछ चीज़ उठाई, बार-बार उसको रख रहा, उठा रहा, रख रहा, उठा रहा। दिनचर्या में बदलाव से परेशान होना, अगर उसकी दिनचर्या में एक ही जैसी इसकी दिनचर्या रहेगी कि इस टाइम पे खाना-पीना सब कुछ एक जैसा रहेगा। अगर गलती से कुछ भी चेंज हो गया तो वो परेशान हो जाएगा। अरे यार! आज मैं ये नहीं कर पाया, ये पहले हो गया है, ये बाद में हो। तो ये से बच्चे जो हैं वो स्वालीनता से प्रभावित होते हैं, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, एएसडी। इन्हें पढ़ाना कैसे है, इनको इनकी शिक्षण की रणनीति कैसी करनी है? तो ऐसे बच्चे जो एएसडी से प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए स्पष्ट और दृश्य कार्यक्रम देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे क्या नज़रें चुराते हैं, पीछे छुपते हैं। तो ऐसे होने चाहिए जिन्हें वो साफ-साफ दिखाई दें, भले ही वो कितना भी छुप लें। और कक्षा के माहौल में अचानक बदलाव ना करना, जैसा कक्षा चल रहा है उसके हिसाब से वैसे ही चलती रहे। और शांत और अनुमानित वातावरण देना, बिल्कुल शांत वातावरण देना, ऐसा नहीं शोर-शराबा नहीं, जहाँ पे एक ऊधम कर रहे या तुम जो शिक्षक बन गए हो बार-बार इनको पीट रहे हो उनको, तो बच्चा और डरेगा और छुपेगा, तो ऐसा नहीं करना। अब आती है संवेदी या शारीरिक दिव्यांगताएँ, जिसे सेंसरी या फिजिकल इम्पेयरमेंट्स बोलते हैं, जिसमें है पहले आपके दृष्टिबाधित बालक। वे बालक जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, या जिन्हें तो बिल्कुल या तो दिखाई ही नहीं देता है, या जिन्हें हल्का-फुल्का दिखाई देता है, जिन्हें देखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, वो होते हैं आपके दृष्टिबाधित बालक। तो इनको पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ब्रेल लिपि का उपयोग करना है। अब ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि अर्थात एक ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा रहता है, जो आपका कंटेंट लिखा रहता है, वो उभार जैसे अक्षर होते हैं, जहाँ पे जो बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, वो उन्हें छू के पढ़ लेते हैं। और बस अगर इनका कभी पूछा जाए कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है, तो बस ऑप्शन में आपको एक ब्रेल नाम का आदमी दिया होगा, उसी को सिलेक्ट कर दें, ठीक है? स्पर्शनीय सामग्री, उभरे हुए नक्शे व चित्र। स्पर्शनीय सामग्री अर्थात जिन्हें बच्चे छू कर समझ सकें। जैसे नक्शे हैं, तो वो उभरे हुए होने चाहिए, कोई पेंटिंग चित्र है, तो वो भी उभरे हुए होने चाहिए, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं हैं, तो वो छू के समझेंगे। स्पष्ट और ऊँची आवाज़ें बोलना। जैसे कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हो, तो वो तो देख नहीं पाएँगे, उनके लिए नॉर्मल वो कुछ है ही नहीं, जैसे समझ लो। अगर आप स्पष्ट बोलोगे और तेज़ बोलोगे, तो वो सुन सकते हैं उससे, जिससे वो सीखेंगे। तो दृष्टिबाधित बालक के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए, स्पष्टनीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए, और जो स्पष्ट और ऊँची आवाज़ में बोलना चाहिए। ऐसे इक्विपमेंट का उपयोग करना चाहिए जिनसे आवाज़ आती हो, ठीक है? दूसरा है आपका श्रवण बाधित बालक, अर्थात हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिन्हें सुनने में दिक्कत होती हो। बच्चे होते हैं जो कान से नहीं सुन पाते अच्छे से, तो वो बालक होते हैं श्रवण बाधित बालक। इनके लिए आपको सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि वो सुन तो नहीं पा रहे लेकिन देख सक रहे हैं। उन्हें सुनने में दिक्कत है, तो आप जैसे कि काफ़ी देखा होगा, सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं और बोलने के साथ में सुन भी नहीं पाते हैं। तो उनको संकेतों से, उँगलियों की एक इनका स्पेशल तरह की साइन लैंग्वेज जो होगी, उससे हम लोग इनसे बात करते हैं। दूसरा, दृश्य सामग्री, सबटाइटल वाले वीडियो चित्र चार्ट बनाना। मतलब ऐसे विजुअल तरीके से हमें पढ़ाना है, ऐसी सामग्री का उपयोग करना है जिसमें बच्चे को सामने साफ-साफ दिखाई दे। क्योंकि उसे सुनाई नहीं देगा, जो बोलना है आपको वो भी उसे दिखाई दे, तब बच्चा सीख पाएगा। और बोलते समय शिक्षक का चेहरा बच्चे की तरफ हो ताकि वह ओंठ पढ़ सके, क्योंकि वो सुनने में दिक्कत है।
लेकिन जब आप बोलोगे तो आपके वो और पढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर अर्थात जो शारीरिक दिक्कत जो होती है, जहाँ पे जो बच्चे व्हील चेयर में चलते हैं या बैसाखी लेके चलते हैं, इन बच्चों के लिए क्या है, स्कूल परिसर में बैरियर फ्री वातावरण होना चाहिए। मतलब कहीं पे भी कोई उनके हिसाब से बैरियर ना हो कि अगर वो व्हील चेयर पे चल चल रहे हैं तो वो हर जगह पे व्हील चेयर से जा पाएँ। आजकल की शौचालय में, या वो अगर वो बैसाखी लेके चल रहे हैं तो वो हर जगह पे जा पाएँ। ऐसा कोई बैरियर ना हो जहाँ पे उन्हें आने-जाने में दिक्कत हो। जैसे कि सीढ़ियाँ बना दी तो भाई आने-जाने में दिक्कत हो ना, व्हीलचेयर नहीं चल पाएगी। उनके लिए एक रैंप बना दी जाए व्हीलचेयर वालों को, तो चढ़ जाएँगे आराम से, ठीक है? तो बैठने की ऐसी व्यवस्था करना जहाँ से ब्लैक बोर्ड और शिक्षक आसानी से दिखें। क्योंकि उन्हें उठने-बैठने में दिक्कत होगी, तो ऐसी व्यवस्था करनी है जहाँ से वो साफ-साफ देख सकें, शिक्षक को भी और बोर्ड को भी, ठीक है? अब बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है क्या? तो यह 1950 के पीडब्ल्यूडी एक्ट के स्थान लेता है। जो 1950 का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उसके जगह पे इसको लाया गया 2016 में आरपीडब्ल्यूडी को। तो इसमें दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। पहले 7 तरीके के दिव्यांग माने जाते थे, अब 21 तरीके हो गए। पहले 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, अभी जब ये आरपीडब्ल्यू एक्ट आया तो इसमें क्या है, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है कि जो 6 से लेके 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे, मतलब कक्षा 1 से लेके इंटर तक बच्चे जो जाएँगे लगभग, तो उनको फ्री शिक्षा, उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। और सरकारी जो नौकरियाँ हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, वहाँ पे उन्हें आरक्षण में 3% से बढ़ाकर 4% छूट कर दी गई है। और उच्च शिक्षा में 5% से किया गया है, इन्हें 5% की छूट दी गई है उच्च शिक्षा में। शब्दावली सुधार, विकलांग शब्द, पहले जो विकलांग शब्द था उसके जगह पे अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग अनिवार्य है। अब विकलांग नहीं बोल सकते आप, अब इन्हें बोलोगे दिव्यांग, ठीक है। अब बात करते हैं मेधावी, सृजनशील एवं विशिष्ट बालक, टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, ठीक है। अब इनको जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो मेधावी, एक सृजनशील और एक विशिष्ट में। तो कक्षा में औसतन क्षमता से अधिक, मतलब जो समान क्षमता वाले बच्चे हैं उनसे अधिक या भिन्न योग्यता वाले या उनसे अलग योग्यता वाले बालकों को मुख्य रूप से इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो कि मेधावी है, सृजनशील है एवं विशिष्ट बालक है। अब पहले बात करते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में कौन आएगा आपका? पहले आएंगे प्रतिभाशाली बालक, जो कि जिसकी बौद्धिक क्षमता है, जो आईक्यू है वो हाई आईक्यू वाला होगा। और दूसरा है सृजनशील बालक, ये क्रिएटिव होगा, ये हर चीज को, किसी भी समस्या को नए तरीके से समाधान कर लेगा या एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर निकाल लेगा। और दूसरा होता है विशेष आवश्यकता या प्रतिभाशाली बालक के साथ साथ दिव्यांगता के साथ उच्च क्षमता, मतलब बच्चा जो है वो दिव्यांग है लेकिन उसके साथ में से या तो वो क्रिएटिव भी है साथ में, या साथ में वो प्रतिभाशाली भी है किसी अन्य क्षेत्र में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक की। तो ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं, इनका जो आईक्यू है वो उच्च होता है, हाई आईक्यू वाले होते हैं ये लोग। इनका जो आईक्यू है वो सामान्यतः 130 या उससे अधिक होता है। और तीव्र अधिगम दर, मतलब ये जो है इनके सीखने की जो क्षमता है, जो दर है, वो बहुत स्पीड में सीखते हैं ये लोग। तीव्र अधिगम दर, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत तेजी से समझ जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रतिभाशाली बालक जो है वो उच्च जिज्ञासु होते हैं, मतलब इतना जिज्ञासु होंगे कि वो बिना रुके प्रश्न पूछेंगे, बाल की खाल निकालेंगे और गहन समझ की मांग करते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उसे समझ के रहेंगे, पूछेंगे और समझ लेंगे उसको। बाल की खाल निकालते जाते जाएंगे, क्या, क्यों, कैसे, ऐसी बातें करेंगे। दूसरे नंबर पे और इनका नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त चिंतन। अमूर्त अर्थात जिन चीजों को ये देख नहीं सकते, जिन चीजों को ये छू नहीं सकते, उनके बारे में भी सोच सकते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
जटिल और अमूर्त समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे हार्ड कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई सवाल लगाने में कोई दिक्कत है, या कोई सवाल लगाने में ऐसे मौखिक पूछ लिया जो सवाल है ही नहीं, उन समस्याओं को भी आसानी से हल कर लेंगे। 5वां पॉइंट इनका है कि आंतरिक प्रेरणा। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते, इनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है। ये बालक कार्य को किसी ऐसा नहीं कि भाई मैं इतने नंबर लाऊंगा तो मुझे साइकिल मिल जाएगी या पापा मम्मी खुश होंगे, ऐसे नहीं। ये अंदर से जिज्ञासु होता है, इन्हें खुद से सीखने की इच्छा होती है। किसी बाहरी पुरस्कार के बिना ये आंतरिक संतुष्टि के लिए करते हैं। भाई कोई मन में सवाल है, उसको अगर वो पूरा कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, तो इनको स्वयं संतुष्टि होगी, भाई पता चल गया इसके बारे में। अब ऐसे लोगों की पहचान कैसी करनी है? मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, इसके बारे में बता चुका हूँ। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, जहाँ पे सारा इनका टेस्ट लेते रहना है, भाई पहले बच्चा कैसा था, आगे कितना होशियार हो, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षण प्रेषण एवं संचयी अवलोक। ये शिक्षण देख गौर करे भाई कौन सा बच्चा किस हिसाब का है, और साथ में एक रिकॉर्ड बनाता जाए कि बच्चा इस चीज़ में होशियार है, इतना जल्दी सीख जाता है, इतना टाइम इसे कम लगता है, इस तरीके का। और साथ में उसके दोस्तों से पूछा जाए, भाई बच्चे कोई सवाल को कितने जल्दी हल कर लेता है, कितने जल्दी सीख लेता है, तो उसके सहपाठी जो होंगे वो बताएंगे। और उसके स्वयं का मूल्यांकन द्वारा, भाई कि तुम इसको कितने जल्दी कर लोगे, वो बताएगा मुझे ये इतने जल्दी कर लूंगा या मैं इतने लेट करूंगा। तो उसके स्वयं के मूल्यांकन द्वारा हम ऐसे बच्चों की पहचान कर सकते हैं। अब ऐसे बच्चों को पढ़ाना कैसे है? अब जैसे कि भाई जो जल्दी सीख जाते हैं, तो उन्हें आप सभी के साथ में पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं बोर होने लग जाएंगे। तो इनके लिए जो है, जो समृद्ध पाठचर्या, जो करिकुलम है, जो पाठचर्या है, उसे समान पाठचर्या के अलावा अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण और गहन शिक्षण सामग्री देना चाहिए। जैसे आपने कोई लेसन करा दिया, तो उसे और चीज़ें दे दो कि भाई अब ये लेसन हो गया है, अब इस लेसन में ये चीज़ें छाँट के बताओ। इस तरीके से वो करता रहेगा, उसका मन लगा रहेगा, वो बोर नहीं हो। बाकी आप और लोगों को समझाते रहो। दूसरा, त्वरण या संवर्धन, एक्सेलरेशन या ग्रेड स्कीपिंग। मतलब कि बच्चे को ये क्या है, त्वरण या संवर्धन से बोलते हैं, एक्सेलरेशन या ग्रेड स्कीपिंग, ये क्या है? इसमें क्या है, बच्चे की क्षमता के अनुसार उसे उच्च ग्रेड कक्षा की सामग्री हल करने के अवसर देना चाहिए। मतलब जैसे 5 क्लास का बच्चा है, वो बहुत होशियार है, तो बीच-बीच में उसे 6 या 7 क्लास के भी कुछ क्वेश्चन दे देने चाहिए उसे हल करने के लिए, जिससे वो उसमें उलझा रहेगा और सीखता भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रश्न। उससे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें वो एनालाइज करे, मूल्यांकन करे और खुद से क्रिएट करे। ठीक है? स्वयं निर्देशित अधिगम। बच्चे को अपने मन के अनुसार प्रोजेक्ट बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चा अपने मन से बनाएगा, होशियार बच्चा है, तो वो और अपने दिमाग से और अच्छा बना लेगा उसे। अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट चुनने की स्वतंत्रता उसे देना चाहिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको। नेक्स्ट है आपके क्रिएटिव लर्नर्स, सृजनशील बालक। अब इनके लिए नोट्स मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो नोट में क्या है कि प्रतिभाशाली होना, एक तरीके से गिफ्टेड होना अनिवार्य रूप से सृजनशील होने की गारंटी नहीं देता, और ना ही सभी सृजनशील बालकों का आईक्यू बहुत उच्च होना जरूरी है। मतलब जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव भी हों, या जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनका जरूरी नहीं कि आईक्यू भी हाई हो। ऐसा नहीं, प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं वो क्रिएटिव ना हो, बाकी चीजें में अच्छे हों। जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनका आईक्यू हाई ना हो, लेकिन वो अच्छे हों, क्रिएटिव होता है, नई नई चीजें खोजते हों। ठीक है? इनकी मुख्य विशेषताएं, जैसे जो क्रिएटिव बच्चे हैं, इनकी मुख्य विशेषता है अपसारी चिंतन। कल बताया था मैंने अपसारी और अपसारी के बारे में, अपसारी और अभिसारी के बारे में कल बताया था कि अपसारी चिंतन अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब समस्या के एक से अधिक या अनेक समाधान सोचना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जैसे कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सोचना, या क्रिएटिव बच्चे की वो, या नए नए आंसर सोचना है, नए नए तरीके सोचना, ये क्रिएटिव बच्चों की पहचान है। ठीक है? मौलिकता, मतलब नए अनोखे और अनूठे विचार प्रस्तुत करना। किसी भी चीज को बनाने के लिए भाई कि अगर इसमें ये चीज जोड़ दी जाए, अनोखा विचार पे या अनूठा विचार प्रस्तुत, नए अलग बिल्कुल हट के विचार होंगे उसके सभी से। दूसरा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्थिति के अनुसार विचारों को बदलने और नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता। अलग है
तुरंत स्थिति जैसी होगी उसी हिसाब से अपने विचारों को बदल लेगा। क्रिएटिव बच्चा है वो अपने हिसाब से माहौल के हिसाब से ढल जाएगा, अपने हिसाब से अपने दृष्टिकोण को कर लेगा। तो ये उसके अंदर क्षमता होती है। धारा प्रवाहिता अर्थात फ्लुएंसी, मतलब एक ही विषय पर कई विचार तेजी से प्रस्तुत करना। मतलब कहा ना, जैसे एक क्वेश्चन के कई सारे विचार, कई सारे आंसर देना, या एक टॉपिक पे कई सारे विचार देना। अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन एक समस्या नहीं, एक समस्या के अनेक समाधान खोजने वाला बच्चा होता है। इससे क्या क्रिएटिव होता है, इनमें मौलिकता होती है, लचीलापन होती है, धारा प्रवाहिता होती है, जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इनकी शिक्षण नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, रणनीतियाँ कि इनको कैसे पढ़ाना है। तो मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, अर्थात कक्षा में ऐसी समस्याएं देना जहां बच्चे बिना किसी रोक टोक के जितने हो सके उतने विचार दे सकें। मतलब जरूरी नहीं है कोई तुमने क्वेश्चन कर दिया बच्चे से तो कोई रोक टोक नहीं कि उसने अगर एक जवाब दे दे तो हाँ ठीक है बस काफी, ऐसा नहीं। उसके बाद भी उसे मौके देना, भाई और क्या क्या जवाब दे सकता है। तो इससे क्या होगा, यहाँ विचारों की संख्या पर जोर दिया जाता है, गुणवत्ता पर नहीं। ऐसा नहीं कि भाई कितना ये जो जवाब दिया कितना सही है कितना गलत है, इस पे नहीं। भाई वो कितना सोच सकता है और कितने नए नए तरीके निकाल के वो जवाब दे सकता है, इस पे गौर करना है। ओपन एंडेड प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ ना में ना होकर विस्तृत और वैचारिक हों। जैसे कि सवाल कर दिया जाए कि यदि पृथ्वी से पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा, बच्चा सोचेगा। जनता प्यास से मर जाएगी, पक्षी भी एक जवाब हो गया, नहा नहीं पाएंगे दूसरा जवाब हो गया, जीवन संभव नहीं हो पाएगा तीसरा जवाब हो गया, पक्षी भी मर जाएंगे चौथा जवाब हो गया, समुद्री जीव सारे मर जाएंगे ये भी हो गया, जलीय जीव जो है सारे मर जाएंगे। इस तरह से कई सारे उत्तर होंगे एक प्रश्न पूछने पर। या अगर पृथ्वी से पेड़ ही सारे गायब हो जाए तो क्या होगा। इस तरीके से सवाल पूछने से बच्चे कई सारे आंसर देगा, तो समझो वो क्रिएटिव सोच वाला बच्चा है। जोखिम लेने और त्रुटियों का स्वागत, मतलब बच्चों को नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और गलतियों पर सजा या उपहास ना उड़ाना। मतलब अगर बच्चों को कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, बच्चे को कोई गलती हो गई, सीखा, वैज्ञानिक लोग भी तो ये करते हैं, रिस्क लेते हैं, गलतियां भी होती हैं, उनको सुधार भी करते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं कि उनका मजाक बनाया जाए या उन्हें सजा दी जाए कि भाई तुमसे ये गलती हुई अब तुम्हारी पिटाई लगेगी या तुम्हें हाथ करके खड़ा ऊपर करके खड़ा होना पड़े, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट दिव्यांगता से प्रतिभाशाली। ऐसे बच्चे जो एक तरफ किसी शारीरिक संवेदी या अधिगम अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया, एडीएचडी, ऑटिज्म या शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं, लेकिन साथ ही किसी विशिष्ट क्षेत्र गणित, कला, संगीत, विज्ञान में असाधारण प्रतिभा या उच्च आईक्यू रखते हैं। कैसे बच्चे, देखो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जो मतलब दिव्यांग है, किसी ना किसी एक प्रॉब्लम में दिक्कत है, लेकिन किसी एक अलग क्षेत्र में अच्छा आईक्यू रखते हैं, तो ऐसे बच्चे आते हैं आपके विशिष्ट दिव्यांगता से प्रतिभाशाली में। इनको पढ़ाना कैसे, तो अक्षमता को ना छिपाने देना। मतलब बच्चे की जो शारीरिक या सीखने में जो कठिनाई का कारण है उसकी असाधारण प्रतिभा को अनदेखा ना करें उसके चक्कर में कि भाई बच्चा है वो व्हील चेयर पर बैठा है तो वो और चीज़ों में होशियार नहीं होगा, तो ऐसा अनदेखा नहीं करना है, देखना है। क्योंकि वो देखने में शारीरिक रूप से उसे समस्या है, लेकिन सीखने में नहीं होगी, दिमागी तौर से नहीं होगी। सहायक तकनीक, यदि लिखने में समस्या है जैसे डिस्ग्राफिया है तो उसे स्पीच टू स्पीच मतलब बोल बोल के या सॉफ्टवेयर के उपयोग करने दें ताकि उसकी उच्च विचार क्षमता दब ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, बच्चे की शक्ति और कमजोरी दोनों को ध्यान में रखकर योजना बनाना। ये कमजोरी जैसे बच्चा डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत है तो उसको भी ध्यान में रखना, और उसका जो ध्यान है भाई नीड्स जरूरत क्या उसकी शक्ति क्या उसको भी भाई रखना है, उस हिसाब से पाठ योजना बनाना है। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षण रणनीतियां सीढ़ी दर सीढ़ी। बहुभाषा को संसाधन मानना, जैसे अलग अलग पृष्ठभूमियों के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उन्हें क्या है उस संसाधन मानना, ना कि उससे बाधा मानना कि भाई अलग अलग के हैं उन्हें कैसे पढ़ाएंगे भाई। जैसे कि यदि बच्चे में कई जनजातियों वाले पृष्ठभूमि का बच्चा पेड़ को अपनी भाषा में गारू या गछुआ बोलता है, तो शिक्षक को उसे टोकने या डांटने की बजाय पूरी कक्षा को बताना चाहिए कि अलग अलग भाषाओं में
एक ही चीज को अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। दूसरा, बाल केंद्रित एवं विभेदित अनुदेशन। विविध अनुदेशन में बता चुका हूं कि बच्चों के हिसाब से शिक्षण जो विधियां उन्हें परिवर्तन होना चाहिए, तरीकों में पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन होना चाहिए, सभी को एक जैसी विधि से नहीं पढ़ाना है। जैसे कि सभी बच्चों के लिए एक ही लकीर का फकीर तरीका अपनाने के बजाय उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग गतिविधियां देना। लकीर का फकीर मतलब जो पढ़ा दिया बस पढ़ा दिया, इसी से सभी को सीखना है, ऐसा नहीं करना। एग्जाम्पल जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में पढ़ने में कमजोर बच्चे को चित्र बनाने या संग्रह करने की जिम्मेदारी देना, और विश्लेषण में अच्छे बच्चों को रिपोर्ट तैयार करने का काम देना। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण मतलब पाठचर्या और शिक्षण सामग्री में वंचित वर्गों के जीवन, स्थानीय, जैसे पाठचर्या और शिक्षण सामग्री में जो वंचित वर्गों के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल तरीके से या एसटी ओबी के या फिर पृष्ठभूमि से रिलेटेड वंचित हैं, या बहुत दूर रहते हैं जहाँ पे उन्हें आने जाने में दिक्कत रही है, इसलिए वो शुरुआत में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे बच्चों को जो जीवन में होता है और जो उनके स्थानीय जो कहानियां सुनाना, जिससे उन्हें और समझ में आएगा, और कला संस्कृति को शामिल करना, जिससे उन्हें बहुत जल्दी उनका अधिगम जो है वो तेजी आएगी, उनके अधिगम में सीखने में तेजी आएगी। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन में केवल कंक्रीट के मकानों के उदाहरण न देकर झुग्गियों के भी देना, मिट्टी के घरों का भी देना, झोपड़ियों की उपयोगिता का भी देना, और निर्माण कला पर भी चर्चा करना। इससे क्या बच्चा अपने आप को पाठचर्या से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। लचीली और समावेशन नीतियां, जैसे कि स्थिर स्थायी योग्यता समूह कभी नहीं बनानी चाहिए। मतलब ऐसे समूह नहीं बनाने, कक्षा के अंदर ऐसे ग्रुप नहीं बनाने जहाँ पे एक ग्रुप में अच्छे अच्छे बच्चे हों और एक ग्रुप में थोड़ा वीक वीक बच्चे हों, ऐसा नहीं। दोनों को मिक्स बनाना है, क्योंकि अगर आपने अच्छे अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और वीक वीक वालों को अलग ग्रुप बना दिया, तो वीक वालों के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी कि भाई वो नहीं सीख सकते, वो उनसे आगे नहीं निकल सकते। इसलिए मिक्स बनाना है। हमेशा लचीले और मिश्रित योग्यता वाले समूह बनाने चाहिए, जैसा कि बात की अभी। अब देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान और नीतियां, जो एक्ट आए हैं इनमें क्या क्या नीतियां बनी हैं। आरटी एक्ट, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 धारा 12, जो धारा है 12A(c), इसमें क्या किया गया कि जो प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में वंचित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी इस एक्ट के थ्रू 25% सीटें जो है दुर्बल और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करना। नैप 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, ठीक है, जैसे बोलते हैं तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो इनके शब्द का प्रयोग वंचित वर्गों के लिए सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप शब्द का प्रयोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार और प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा, ऐसे बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तीसरा है आपका एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इसके अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना कि पाठचर्या समावेशी हो। ठीक है। अब ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि आपकी जो आप पुराने जितने भी आपको पढ़ा चुके कहीं ना कहीं से मिक्स हो सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको इनका जवाब देना है। अब ये बताओ बेटा, आप लोग तैयार हो इन क्वेश्चन के जवाब देने के लिए? आज ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा स्पीड में भी कराएंगे, तो जल्दी से बताओ, तैयार हो आप लोग एमसीक्यू के लिए? यस यस, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में वंचित और प्रतिकूल परिस्थितियों से आने वाले बच्चों की शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी मानती है? ये तरीके दिए गए हैं। उन्हें अलग बैठाना ताकि वे अन्य बच्चों से घुल मिल ना सकें, या बच्चों की पृष्ठभूमि को जानना, उनके साथ संबंध बनाना, संबंध मतलब उनसे बातचीत करना, उनके साथ में व्यवहार अच्छा रखना, और उन्हें कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना, या उनके लिए बहुत कठिन गृह कार्य देना ताकि वे घर पर
व्यस्त रहें, या उनके कम अंक आने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से डांटना? बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा? देखो बेटा, ये गलत होगा, नेगेटिव बात। भाई घुलना मिलना चाहिए चाहिए, तभी तो सीखेंगे। बच्चों की पृष्ठभूमि को जानना, हाँ ये सही था आपका। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? बताओ बेटा। उनकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना, हाँ ये सही है। तो यही सही पे एक ऑप्शन ही आपका सही हो जाता। उन्हें केवल वोकेशनल शिक्षा तक ही सीमित रखना, नहीं ये तो गलत है। उन्हें एक अलग विशेष विद्यालय में स्थानांतरित करना, नहीं भाई, सबका हक बराबर है। उनके सीखने के स्तर को कम करके उनके लिए एक बहुत सरल पाठ्यक्रम बनाना, नहीं। चलिए नेक्स्ट। वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ बेटा, क्या करना चाहिए? एक मानकीकृत और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, नहीं। विविधता को एक बाधा मानना और पृथक्करण को बढ़ावा देना चाहिए। बाधा नहीं मानना भाई, संसाधन मानना है हमें। विविधता को क्या मानना है? संसाधन मानना हो, अलग नहीं करना। पृथक्करण अर्थात अलग करना, कि भाई होशियार बच्चों को अलग करना है, कम होशियार को अलग करना, तो ऐसा नहीं करना। विभिन्न, ये देख गलत है। विभिन्न संस्कृतियों और अनुभव के उदाहरणों को कक्षा में शामिल करना, हाँ ये आंसर आपका सही हो जाएगा। उन बच्चों के प्रति कम उम्मीदें रखना, बिल्कुल नहीं। जो वंचित है उनके प्रति भी उम्मीदें रखना है। नेक्स्ट। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बताओ बेटा, क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा में अलग-अलग करके बैठाना चाहिए? नहीं, साथ में बैठाना है। उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करना, उनकी चुनौतियों को समझना और उनके अनुसार, चुनौतियों के अनुसार शिक्षण योजना बनाना। हाँ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन भी देखते हैं। उनकी क्षमताओं पर संदेह करना और उन्हें कम आंकना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उन्हें केवल व्यावसायिक कार्यों की शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट। शिक्षार्थियों की विविध पृष्ठभूमि जिसमें वंचित और शोषित शोषित वर्ग शामिल है को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए? बताओ बेटा जल्दी से। ऐसा वातावरण जहाँ केवल एक ही प्रभावशाली संस्कृति का वर्चस्व नहीं भाई, हमें सभी को समान मानना है। ऐसा समावेशी वातावरण जहाँ सभी बच्चों को सुरक्षा, स्वीकृति और सम्मान का एहसास हो, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। सी में क्या कहता है? ऐसा वातावरण जहाँ बच्चों की तुलना की जाए, नहीं भाई, तुलना तो करना ही नहीं है। ऐसा वातावरण जहाँ बच्चों को उनकी जाति के आधार पर बाँटा जाए, नहीं, बाँटना नहीं है। नेक्स्ट। एक कक्षा में जहाँ छात्र विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी या वंचित वर्ग, तो एक शिक्षक को उन्हें ट्यूशन लेने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि वे कक्षा में नहीं सीख सकते। नहीं, गलत बात है। आप शिक्षक को क्या है, अपनी अनुभव के हिसाब से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बदलना चाहिए, उपयोग ऐसे ही करना चाहिए जिससे वो लोग सीख सकें। उनके समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करना चाहिए, बिल्कुल। अगर बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव का उपयोग शिक्षण अधिगम में किया जाएगा तो बच्चे सीख सकते जाएंगे। नेक्स्ट। केवल मानक भाषा का उपयोग पर जोर देना चाहिए और उनकी मातृभाषा को अनदेखा करना चाहिए, ये गलत बात है। उन्हें सीखने में असमर्थ मानकर उन पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए, ये भी गलत बात है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति हाशिए पर रहने वाले समूह के शिक्षार्थियों के समावेशन को बाधित करती है? बताओ बेटा, हाशिए, हाशिए, हिंडर्स। विभेदित निर्देश देना,
नहीं देना है विविध निर्देश। एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना, हाँ, बाधित है। ये चीज़ है बाधित करती है, ये बाधित नहीं, विविध जो निर्देश है ये बाधित नहीं करता है। एक समान नहीं देना, हमें बच्चों के हिसाब से हमें जो है पाठ्यक्रम लागू करना है। सी ऑप्शन है आपका, बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना, सभी को मिक्स करके देना है। तो आपका सी ऑप्शन बी, सॉरी, बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा आपको देना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाधा पूछी गई है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को पाठ से जोड़ना है, हाँ ऐसा करना है, लेकिन ये बाधा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में शामिल करने के लिए शिक्षिका को क्या क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके ए, उन्हें कम क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करना चाहिए। नहीं, सभी को जो अच्छी क्षमता वाले बच्चे हैं उनके साथ में मिक्स करना चाहिए। बी, एक ऐसा लकीर का फकीर टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसे हर हाल में पूरा किया जाए। नहीं भाई, लचीलापन होना चाहिए समय में। सीखने की गति में लचीलापन लाना और विविध शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। केवल डी, सॉरी, केवल लिखित परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत है। नेक्स्ट, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के संदर्भ में समानता की तुलना में समता पर जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि समता सभी को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अवसर और सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल, समता अर्थात जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन्हें ऐसे अवसर देना जिससे वो भी बराबर आ सकें। क्योंकि समता का अर्थ सभी को बिना किसी अंतर के बिल्कुल एक जैसी चीजें देना है, बिल्कुल नहीं, ये गलत। क्योंकि समता केवल अमीर बच्चों के लिए काम करती, बिल्कुल नहीं। क्योंकि समता में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं, आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पिछड़े बच्चे हैं जो वंचित रह गए उनको आवश्यकता है समता की। क्वेश्चन नंबर 10, वंचित और शोषित वर्ग के शिक्षार्थियों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाने के लिए शिक्षक को सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? यह मानना कि वे अन्य बच्चों की तुलना में कभी सफल नहीं हो सकते, भाई ऐसा शिक्षक को कभी सोचना ही नहीं है। उनकी क्षमताओं पर उच्च विश्वास व्यक्त करना और उन्हें समर्थन देना, हाँ बिल्कुल, उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि ये बच्चे भी सीख सकते हैं और उन्हें हेल्प भी करनी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उनके लिए अलग से एक मंदबुद्धि सेक्शन बनाना, बिल्कुल गलत। उनके परिवारों की गरीबी का मजाक उड़ाना, बिल्कुल गलत। 11th, फिर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चों को उनकी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के आधार पर अलग अलग करना, नहीं। सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों एक ही नियमित विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों के लिए एक ही कठोर पाठ्यक्रम लागू करना, नहीं, ये विभेदित नहीं होगा निर्देश। शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं, सीखने की शैलियों और गतियों को पूरा करना, हाँ ये विविध निर्देश है। नेक्स्ट, समावेशी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संयोजन सही है? बताओ बेटा। लीनियर मानकीकृत पाठ्यक्रम समावेशन में सहायक, बिल्कुल नहीं, विशेषित होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। पृथक्करण और नामीकरण समावेशी शिक्षण का मूल विचार, बिल्कुल नहीं, अलग करना ही नहीं है, नाम से भाई टैग नहीं लगाना है। लकीर का फकीर, भाई कठोर तो यूज ही करना ही नहीं है। लचीला पाठ्यक्रम, हाँ, और सुगम वातावरण, हाँ, समावेशन को बढ़ावा देना, हाँ, सही बात, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए? केवल परीक्षा केंद्रित और रिटर्न प्रणाली, भाई रटने की बात आ जाए तो वो तो गलत ही है।
शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग और बहुसंस्कृति मतलब मल्टीकल्चर समझ के विकास पर एक तरह से ध्यान देना। हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी भी देख लें। मानक परीक्षणों द्वारा बच्चों की ग्रेडिंग देना, बिल्कुल नहीं, गलत। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गृह आधारित शिक्षा तक सीमित रखना, ये भी गलत। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का समायोजन करना चाहिए? केवल बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना और मौखिक बातें बंद कर देना चाहिए, ये गलत बात है भाई, वो देख नहीं सकते ना। उपयुक्त स्पर्शनीय सामग्री और स्पष्ट मौखिक व्याख्या का उपयोग करना चाहिए, हाँ। जो बोलोगे वो उन्हें सुनाई देगा, जो वो ऐसी सामग्री जिससे वो छू के समझ सकें, इनका उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षा में अधिगम अशक्तता जैसे डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब पढ़ने में दिक्कत, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में दिक्कत, जैसे दिक्कत आती, वो बच्चे वाले बच्चों के समावेशन के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? बताओ बेटा। उन्हें केवल बहुत लंबे लिखित असाइनमेंट देना, भाई लिखने में वो दिक्कत है, हाथों में दर्द होता है तो नहीं। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बहुसंवेदी तरीकों का उपयोग करना, हाँ। और लिखने के अलावा और से कई तरीके हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। उनकी त्रुटियों पर दंडित करना, नहीं करना भाई, उनकी वो प्रॉब्लम से वो ग्रसित है ना, गलत। उन्हें अन्य बच्चों के साथ बातचीत करने से रोकना, भाई गलत। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण का क्या अर्थ है? न्यूनतम प्रतिबंधात्मक, बच्चों का एक अलग कमरे में बंद करके रखना, बिल्कुल नहीं। विकलांग बच्चों को नियमित कक्षा में अधिकतम संभव सीमा तक समान बच्चों के साथ सीखने का अवसर देना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्कूल में किसी भी प्रकार का नियम या अनुशासन नहीं होना, भाई जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल खेल मैदान में समावेशन की अनुमति देना नहीं, हर जगह पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा एक समावेशी कक्षा के मूल्यों के विरुद्ध है? याद रखना, विरुद्ध है मतलब नहीं, मतलब विरुद्ध है तो सोच लो अभी। विविधता को एक बाधा मानना और बच्चों का उनकी अक्षमता के आधार पर नामीकरण करना, हाँ, ये विरुद्ध है भाई समावेशी कक्षा के, क्योंकि विविधता को हमें क्या मानना है? विविधता को हमें संसाधन मानना है, बाधा नहीं मानना है। बाकी तो सब गलत ही होंगे फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 19, समावेशी कक्षा में सहानुभूति के बजाय तदानुभूति को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि सहानुभूति बच्चे को असहाय महसूस कराती है, जबकि तदानुभूति उसकी स्थिति को समझकर उसे सक्षम बनाती है। ठीक है, तो यही सही है, आप ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ला आज का अंतिम प्रश्न है और इसके साथ आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आज के बाद सीडीपी में। एक समावेशी विद्यालय में भौतिक अवसंरचना के संबंध में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? स्कूल में केवल सीढ़ियों का होना, गलत बात। रैंप, व्हीलचेयर, अनुकूल शौचालय और सुगम रास्ते उपलब्ध कराने जिससे सभी बच्चे स्वतंत्र रूप से घूम सकें, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा, आज की जो हमारी क्लास थी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, इसमें हमने जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट को क्लियर कर लिया है और आज की क्लास को मिला के आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिर्फ इस टॉपिक से, समावेशी शिक्षा से, सिर्फ आपसे एग्जामिनर जो है 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन से आपके 5 अंक रेडी हो चुके हैं। अब तक जो है हमारी क्लास 15 क्लासेस हो चुकी हैं। आपकी 3 से 4 क्लासेस और होंगी और इन 15 क्लासेस में हमने जो है 20 अंक की सीडीपी कंप्लीट कर ली है। 3-4 दिन की क्लास के बाद हम लोग महामैराथन लेंगे, जिसमें एक दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चे नए आएंगे उनको एक दिन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे और कल कोशिश करूँगा कल से ही आपकी एसएसटी की क्लास भी स्टार्ट हो जाए सीटेट के लिए, जिससे आप वहाँ पे भी तैयारी कर सकें। और हर संडे को मैं कोशिश करूँगा, इस वाले संडे को छोड़ दो, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी है उसे एक शॉट में महामैराथन लेके ख़त्म कर देंगे, जिससे क्या है आपकी जो है
130 नंबर की गारंटी मेरी रही आने की। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ाया है और जो मैं नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, उनसे अगर आप पढ़ोगे, गारंटी मेरी रही 130 नंबर कन्फर्म है आपके आएँगे ही। ठीक है बेटा? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी-सी भी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे डेली 8 बजे मैं लाइव आता हूँ, जिससे आपकी क्लास ना छूटे। हो सकता है मेरी क्लासेस थोड़ी बोरिंग लगें, लेकिन मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे और मैं जो बोल रहा हूँ, जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उन पर अगर अच्छे से ध्यान दोगे, तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं, अगर आपका कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक